हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और उसमें हमारा आज का टॉपिक होगा एरिया ऑफ ट्रिंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हमने आपको बताया था 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस सॉरी स्टूडेंट्स y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2। तो ये सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमें निर्देशांकों की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स ये सूत्र हमें कैसे प्राप्त हुआ, कैसे मिला, इसकी चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले भी जब आपको दूरी फार्मूला पढ़ाया, डिस्टेंस फार्मूला, जहां आपको मिला था दूरी इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जब हमने आपको सेक्शन फार्मूला पढ़ाया, विभाजन सूत्र, जो कि आपको मिला था m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो हमने आपको साथ में ये भी बताया था कि ये सूत्र बने कैसे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो सूत्र आया त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट। तो इसमें काम की चीज है, सबसे काम की चीज ये है कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समलंब क्या होता है, तो हमने आपको क्लास 9th में सिखाया था, आप पढ़े भी होंगे कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म क्या हो, समांतर हो। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होंगी स्टूडेंट्स? 4। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, उसे हम लोग बोलते हैं समलंब। अब समलंब देखने को में ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी आप बनाते हो तो ये भी आपका एक क्या होगा, समलंब ही होगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि देखिए भुजाओं का एक युग्म क्या है, समांतर है। तो समलंब की कंडीशन बस इतनी है कि भुजाओं का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है। और इसका जो हम लोग क्षेत्रफल पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का अर्थात समलंब का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाएं कौन? इस चित्र में ये समांतर भुजा है, इस चित्र में ये समांतर भुजा है। तो इनका योग और इनके बीच की जो ये लंबवत ऊंचाई है, इनके गुणनफल को ही हम लोग आधा कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, समलंब का क्षेत्रफल। तो इस टॉपिक को समझने के लिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल समझने के लिए कैसे आया, इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो आइए अब हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे इसको। तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज है तो उसके शीर्ष होंगे स्टूडेंट्स, ये मान लेते हैं हमारा। इसकी सहायता से हम एक क्या बनाते हैं, त्रिभुज। ये हुआ, ये हो गया, और फिर हम इसको थर्ड को मिला देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक त्रिभुज मिल गया। अब इसका हम नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स सी। अब ये त्रिभुज कहाँ है, एक चतुर्थांश में है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, निर्देशांक होगा स्टूडेंट्स। तो ये जो ए बिंदु है, मान लेते हैं इसका निर्देशांक है x1 y1। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बी है इसका निर्देशांक मान लेते हैं स्टूडेंट्स है x2 y2। और ये जो हमारा सी निर्देशांक है, इसका मान लेते हैं जो निर्देशांक है स्टूडेंट्स क्या है, x3 y3। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें ए का निशान x1 y1, बी का x2 y2 और सी का क्या है, x3 y3। अब हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट्स अगर इसका आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले ए बी सी से इस x अक्ष पे क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। आइए डाल देते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। सबसे पहले सी से डाल देते हैं यहां से लंब,
ये हमारा लंब हो गया। इसी तरह आप ए से डालेंगे स्टूडेंट्स, ए से लंब डाल दिया आपने। और इसी तरह किससे डालेंगे स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा शीर्ष है बी, इससे भी लंब डाल देंगे इस पे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एक त्रिभुज लिया एबीसी और उनके शीर्षों से एक्स अक्ष पे क्या डाल दिया, लंब डाल दिया स्टूडेंट्स। चलिए अब इसका नाम दे देते हैं, मान लीजिए एल है, ये एम है और ये एन है। तो बी एल ए एम सी एन सब एक्स अक्ष पे क्या है स्टूडेंट्स, लंब है। हमें क्या निकालना, हमें तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका स्टूडेंट्स, त्रिभुज ए बी सी का। तो आइए देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हम लोग निकालेंगे कैसे। हमें चाहिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समलंब ए बी एल एम का क्षेत्रफल। देखो स्टूडेंट्स, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, कहां से, बी, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी एल एम ए, अर्थात ये जो आपको चतुर्भुज दिख रहा है ये क्या है, समलंब है। क्यों, देखिए भुजाओं का युग्म, एक युग्म क्या है, समांतर है, बी एल समांतर है ए एम के, ये समांतर हो गए, और एक भुजाएं एक भुजाएं, तो भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो उसे हम बोलते हैं समलंब। तो स्टूडेंट्स ए बी एल एम एक क्या होगा, समलंब होगा। तो अगर हमें एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले हम किसका निकालेंगे, ए बी एल एम का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए इधर वाला, फिर निकालेंगे प्लस, इसमें ऐड करेंगे समलंब ए एम एन सी, ए एम एन सी इसका क्षेत्रफल। इसको हम डार्क से दिखा दे रहे हैं। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक तो ए बी एल एम का क्षेत्रफल हो गया। अब किसका निकालेंगे स्टूडेंट्स, ए एम एन सी, ए एम एन सी इसका क्षेत्रफल। और इन दोनों क्षेत्रफल को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हो जब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तो हमें क्या मिल गया, पूरा क्षेत्रफल मिल गया। अब पूरा क्षेत्रफल मतलब ए बी एल एन सी, ये पूरा जितना पार्ट है हमें इस पूरे का क्षेत्रफल मिल गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से समलंब बी एल एन सी, देखिए बी एल एन सी ये भी तो समलंब है, इसके क्षेत्रफल को क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, माइनस कर देंगे। कौन सा, बी एल एन सी। चलिए माइनस करते हैं इसको, बी एल एन सी माइनस कर दीजिए इस प्रकार। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये माइनस हो गया, माइनस का मतलब खत्म कर देना, इसको घटा देना है। तो स्टूडेंट्स जैसे ही इसको घटाएंगे हमारे पास किसका क्षेत्रफल बच रहा है, ए बी सी का, और हमें इसी ए बी सी का क्षेत्रफल चाहिए था। तो स्टूडेंट ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो समलंब ए बी एल एम का क्षेत्रफल प्लस समलंब ए एम एन सी का क्षेत्रफल माइनस होगा समलंब बी एल एन सी का क्षेत्रफल। आपने चित्र के माध्यम से बड़ी अच्छे से समझ लिया स्टूडेंट्स। अब देखिए निकालेंगे कैसे, आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जगह कम है तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। तो सबसे पहले तो 1/2 ले लो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो इसमें देखिए समांतर भुजाएं क्या होगी, ए बी एल एम ए। तो इसमें समांतर भुजा कौन है, बी एल और ए एम। तो इनको ऐड कर लीजिए, कौन कौन सा स्टूडेंट्स, बी एल ए एम, बी एल प्लस ए एम, ए एम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए समांतर भुजाओं का योग आ गया। अब इनके बीच की क्या चाहिए हमें, ऊंचाई। तो इनके बीच की ऊंचाई मतलब ये डिस्टेंस चाहिए आपको, ये तो इनके बीच की ऊंचाई है। तो ये कितना है, एल एम, इंटू क्या हो जाएगा, एल एम। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया त्रिभुज समलंब ए बी एल एम का क्षेत्रफल। प्लस फिर समलंब चाहिए तो फिर आप 1/2 लिखिए, समांतर भुजाओं का योग। चलिए इस बार कौन सा, ए एम एन सी है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ए एम प्लस सी एम, ये समांतर हो जाएगा, ए एम प्लस सी एम।
ये हो गया स्टूडेंट्स, इनटू ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो इसकी ऊंचाई स्टूडेंट्स होगी इनके बीच की दूरी अर्थात mn, तो इनटू mn। फिर माइनस करना है स्टूडेंट्स, आपको बगल में जगह नहीं है तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं समलंब BLNC, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समलंब है तो 1/2 समांतर भुजाएं ले लीजिए, तो इसमें क्या है BL प्लस CN। ओके स्टूडेंट्स, इसमें ये समांतर है और ऊंचाई क्या हो जाएगी L से लेके M तक लंबवत ऊंचाई इनके बीच की, तो इंटू LN। ओके स्टूडेंट्स, LN हो जाएगा। अब वैल्यू इनपुट करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए तो 1/2 वैल्यू रखते हैं इसकी BL, देखिए B से लेके L तक। तो स्टूडेंट्स हमें B से L चाहिए, तो ये देखिए निर्देशांक ये कितना है x2 y2 है, तो दैट मींस ये कितना हुआ x2 हुआ और ये कितना हुआ y2 हुआ। तो इस प्रकार हमारा BL कितना हो गया y2। इसके पहले वाली वीडियो में अच्छे से आपको इसका डिस्कस किया था कैसे पता करते हैं निर्देशांक। तो हो गया y2 माइनस प्लस AM, A से लेके M तक, तो इसका निशान क्या है स्टूडेंट्स x1 y1। तो हमें y की वैल्यू चाहिए क्योंकि y अच्छी कम है, तो क्या आ जाएगा y1 प्लस y1 इनटू हमें चाहिए LM, L से लेके M तक, तो L से लेके M तक ये रहा स्टूडेंट्स। हमें कौन सी दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए स्टूडेंट्स, ये वाली दूरी। तो देखो कैसे पता चलेगा, आपको पता है ये दूरी कितनी स्टूडेंट्स x2 है इतना, और यहां से लेके यहां तक कितनी है स्टूडेंट्स x1 है। भाई ये दूरी कितनी है, इसका निशान x1 है तो ये दूरी x1 हो गई, और इसका निशान x2 है तो ये x2 हो गया। तो अगर हम लोग x1 में से x2 को घटा दें, फिर से सुनना स्टूडेंट्स, यदि हम इस x1 में से इस x2 को घटा दें तो हमें LM मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया इस समलंब के लिए। पुनः प्लस 1/2। अब देखिए AM की बात करते हैं, तो AM अभी आपने बताया कितना है y1, तो y1 प्लस CN, C से लेके M तक देखिए y3 स्टूडेंट्स, तो इसका निशान क्या हो जाएगा y3 इनटू, अब हमें चाहिए MN, क्या चाहिए स्टूडेंट्स M से लेके M तक, तो इस बार हमको चाहिए MN, दैट मीन्स हमें केवल ये वैल्यू चाहिए। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, तो आप पहले पूरी वैल्यू देखिए यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक कितना है सर y3 है। इस y3 में से अगर यहां से लेके यहां तक घटा दें, देखना यहां से लेके यहां तक लिया हमने, फिर इतना घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें MN मिल जाएगा। तो ये कितना है, ये तो है y3, और ये कितना है, इसका निशान दे लीजिए y1, तो y3 माइनस y1, सॉरी y3 नहीं होगा स्टूडेंट्स क्योंकि x अच्छे, तो x3 x1, तो हो जाएगा x3 माइनस x1। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह हम लोग थर्ड पार्टी देखते हैं इसका, देखिए माइनस, तो माइनस लगा लीजिए यहां पे, तो 1/2 इसमें भी होगा माइनस 1/2। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट्स क्या है BL, फिर से आपका क्या आ जाएगा y2 आ जाएगा, प्लस क्या है स्टूडेंट्स CN है तो y3 आ जाएगा स्टूडेंट्स, फिर से इनटू, देखना फिर से BL और CN है, तो BL कितना है x2 और CN कितना है x3। अब हमें क्या चाहिए LN, L से लेके क्या तक चाहिए M तक चाहिए स्टूडेंट्स, मतलब इस बार ये दूरी आपको ये चाहिए, ये टोटल दूरी चाहिए स्टूडेंट्स। तो अब देखो पहले पूरी दूरी पता करो कितनी है, तो पूरी दूरी अगर पता करने जाएंगे स्टूडेंट्स यहां तक, तो ये हमारी कितनी है x3 है। ओके स्टूडेंट्स, और अगर ये दूरी पता कर लें तो ये कितनी है x2 है।
तो अगर इस x3 में से इतने में से इतना घटा दे तो इतना बच जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा x3 माइनस x2, x3 माइनस x। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स जो वैल्यू थी हमने आसानी से रख दी, किसकी सहायता से, इनकी निर्देशांकों की सहायता से। ओके स्टूडेंट्स, अब इनको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए 1/2 1/2 1/2 सब जगह है, कॉमन ले लीजिए इसको। तो हमारा बाहर निकल गया 1/2। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉमन आ गया। अब जो अंदर बचे हैं ये मल्टीपल के रूप में, मल्टीपल, तो इनका मल्टीपल कर दीजिए। जैसे यहां देखिए इसका मल्टीपल करिए, y2 का मल्टीपल x1 से होगा तो x1 y2 माइनस x2 का मल्टीपल किससे होगा, y2 से होगा तो x2 y2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले x1 का मल्टीपल हुआ, फिर माइनस x2 का मल्टीपल हो गया, प्लस इस y1 का x1 से करिए तो x1 y1। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए इस y1 का इस x2 से करिए तो माइनस x2 y1। सुन रही बात स्टूडेंट्स। देखिए y2 का करेंगे x1 से तो x1 y2, हम पहले x लिख रहे हैं फिर y लिख रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर y2 का x2 से करेंगे तो माइनस x2 y2, y1 का x1 से करेंगे x1 y1, और फिर y1 का x2 से करेंगे तो x2 y1। इसी प्रकार स्टूडेंट्स इसका कर दीजिए, y1 का x3 से करिए तो प्लस x3 y1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और फिर y1 का x1 से करिए तो माइनस x1 y1 आ जाएगा। पुनः स्टूडेंट्स y3 का x3 से करिए तो प्लस x3 y3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर y3 का x1 से करिए तो माइनस के साथ क्या आ जाएगा, x1 y3। ओके स्टूडेंट्स, x1 y3 माइनस के साथ स्टूडेंट्स। तो ये हो गया। अब फिर माइनस बच रहा है स्टूडेंट्स। अब माइनस का गुणा भी करना है, ध्यान रखना बेसिकली यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है आपका। तो देखो जब y2 का गुणा x3 से करते तो क्या होता, x3 y2 होता। ओके स्टूडेंट्स, और ये प्लस में आते बट बाहर क्या है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह y2 का गुणा जब x2 से करते तो क्या आता, x2 y2, क्या था स्टूडेंट्स, x2 y2, और ये माइनस के साथ आता अंदर, बाहर क्या है प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ओके स्टूडेंट्स, फिर से ये माइनस आता है, इस माइनस से गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस। फिर इसी तरह y3 का x3 से करते क्या आता स्टूडेंट्स, x3 y3, बोलना क्या था x3 y3, प्लस में आता है आगे कौन है माइनस, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा माइनस। फिर देखो y3 का x2 से करते तो क्या आता है स्टूडेंट्स, x2 y3। अब देखिए ये क्या आता माइनस में, लेकिन आगे भी कौन है माइनस, तो क्या हो जाता प्लस। तो इस प्रकार आपका मल्टीपल हो गया स्टूडेंट्स सबका। अब देखिए क्या करेंगे, 1/2 अब देखिए यहां से कुछ कटने लायक चीजें होंगी, देखते हैं कुछ कटता है कि नहीं। देखिए x2 y2 माइनस के साथ है, x2 y2 प्लस के साथ है, तो इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। फिर देखिए x1 y1 प्लस के साथ है, यहां देखिए x1 y1 माइनस के साथ है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा अपने आप में। फिर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे x3 y3 प्लस में है, x3 y3 माइनस में है, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार 6 टर्म आपके कैंसिल आउट हो गए। बचे कितने, 1 2 3 4 5 6। अब कोई कैंसिल आउट होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए x1 यहाँ पे है तो x1 ले लीजिए y2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए x1 वाला और कहाँ पे फंक्शन है, देखिए x1 वाला एक फंक्शन यहाँ पे है, देखो x1 का एक फंक्शन यहाँ पे, एक फंक्शन यहाँ पे, तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x1 y3। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको छोटे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं।
हमने क्या किया, x1 y1 और x1 y3 को एक साथ कर लिया। फिर देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे -x2 y1, तो -x2 y1 इसको ले लिया। अब देखिए x2 वाला और कहीं फंक्शन है, यहाँ पे देखिए प्लस है, प्लस x2 y3, या इसको इस तरह लिख देते हैं स्टूडेंट्स, प्लस वाले को पहले कर लेते हैं और माइनस वाले को बाद में कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए, पहले इसको लिख लेते हैं प्लस x2 y3 माइनस x2 y1। इसमें किसको लिया हमने स्टूडेंट्स, ये वाला देखिए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें x2 दोनों में था, तो पहले हमने प्लस वाले को लिखा, फिर माइनस वाले को लिख लिया, फिर प्लस। अब देखिए स्टूडेंट बच क्या रहा है, x3 y1, तो इसको ले लीजिए x3 y1 माइनस x3 y2 ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? इनको भी छोटे ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये बन गया आपका x1y2 माइनस x1y3 प्लस x2y3 माइनस x2y1 और प्लस x3y1 माइनस x3y2 हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/2। अब यहां से देखो स्टूडेंट्स x1 दोनों में कॉमन ले सकते हो आप, तो x1 जैसे ही कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा y2 माइनस y3। देखिए x1 कॉमन है दोनों से, तो x1 यहां से निकला तो y2 बचा, यहां से निकला y3 बच गया, प्लस यहां से क्या कॉमन लोगे, x2 को कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, तो x2 जैसे ही कॉमन लोगे यहां देखो y3 बच गया, y3 माइनस यहां से क्या बच गया y1, फिर ले लो प्लस, यहां से x3 कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, x3 तो ये हो गया y1 माइनस y2। और शुरू में हमने बताया भी था आपको कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारा क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही हमारा क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस प्रकार त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मिला वो हमें मिल गया रिजल्ट। यही सूत्र आपको याद रखना है हमेशा, इसी सूत्र की सहायता से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। फिर से एक बार याद रखें, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम इसके थोड़े थोड़े टॉपिक बताते हैं, इससे कुछ रिलेटेड और टर्म बताते हैं आपको हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सूत्र ही याद रखना है, सबसे मेन सूत्र ही है। तो हम एक आसान तरीका आपको बता देते हैं कैसे याद रखेंगे। ये देखिए हमारा क्या था, त्रिभुज था का क्षेत्रफल, कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले लिख लें 1/2। ओके स्टूडेंट्स, अंदर क्या लिखें, x1 ब्रैकेट को रहने दें, इसमें केवल क्या लिखें y माइनस वाई, प्लस यहां पे क्या लिख दें x2 y माइनस वाई, फिर यहां पे क्या लिख दें प्लस x3 y माइनस वाई। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो आसानी से सब लोग कर सकते हैं भाई। 1/2 x1 इंटू करके y माइनस वाई, x2 y माइनस वाई, x3 y माइनस वाई। अब एक नंबर याद रख लें, 23, 31, 12। इस ब्रैकेट में मान कितना होना चाहिए, 23, इस ब्रैकेट का मान 31 और इस ब्रैकेट का मान कितना होना चाहिए, 12। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए 23, 31, 12, ये रहा 23, ये रहा 31, ये रहा 12। तो आप पहले इसको लिख लें,
उसके बाद एक बार दो बार इसको लिखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से ये सूत्र क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी में एक चीज हमने देखा, जब हमने सूत्र को बनाया तो जब हम इसको बना रहे थे तो वहां पे एक चीज ध्यान देने लायक थी। हम थोड़ा सा इस सूत्र का एक और रूप दिखा रहे हैं आपको। ये देखो हमारे पास मिला क्या था, रिजल्ट निकलते आया जब ये गुणे के रूप में था, तब की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये आपका x1 y2 माइनस x1 y3 और प्लस x2 y3 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x3 y2, भाई यही तो था भाई। इन दोनों को एक साथ किए, इन दोनों को एक साथ किए, इन दोनों को एक साथ किए, तो ये रिजल्ट मिल गया, कॉमन ले लिए। इसी में एक चीज अगर हम लोग इस तरह कर देते स्टूडेंट्स, हमारा जो 1/2 है इसको रहने देते। ये देखो x1 y2, अब देखो x2 वाला कहां गया बंदा, ये देखो x2 y1 उसका उल्टा माइनस x2 y1, इनको एक साथ कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए x1 का काम हो गया, अब x2 को ढूंढिए। देखिए x2 कहां गया, प्लस ये रहा, प्लस लगा दीजिए। इस बार इसको ले रहे हैं इस डिब्बे को, तो इस तरह का डिब्बा और कहां मिलेगा फिर, देखिए x2 y3, तो फिर आप x3 वाला ढूंढिए कहां है, ये रहा x3, ये वाला डिब्बा। तो इन दोनों को एक साथ करिए तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये देखिए x2 होगा y3 माइनस x3 y2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सिंगल में कौन बच रहा है, x3 y1 बच रहा है, तो प्लस x3 y1 और ये क्या हो गया माइनस x1 y3। तो ये भी आपका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब बोलोगे सर इससे बनाने से क्या फायदा है, तो देखो दोनों रूप क्या है बाबू, एक ही है, मैंने करके दिखाया, बस कॉमन लेने वाला काम किया भाई। इन दोनों को साथ रखते हो तो ये फार्मूला आ जाता है, और इसके साथ अगर इसको रख लोगे, इसके साथ इसको रखोगे तो कुछ इस तरह निकल कर आ जाएगा। परंतु दोनों बात क्या है, सेम ही है, क्योंकि सेम रिजल्ट ही प्राप्त हो रहा है, सेम चीज से आ रहा है। अथवा तो आप ये याद रखो या ये। अब देखो इसको मैंने जैसे लिखना बताया बड़े आसानी से आप याद रख सकते हो, उसी तरह ये भी बहुत आसान है स्टूडेंट्स। ये कैसे आसान है, देखो इसमें तो आपको और आसान रखना है, 1/2 याद रखना है, बस क्या लिखते जाओ, एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, फिर देखो एक्स वाई माइनस एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको भरना कैसे है, भरना वाला काम है। ये देखो 1 2 x1 हुआ था यहाँ पे, x2 y कितना जाएगा, 3 जाएगा भाई। देखिए 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद 3, फिर देखिए 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4, बट 4 तो है नहीं। निर्देशांक तो आपके पास क्या है, x1 y1 x2 y2 x3 y3, निर्देशांक तो अपने पास बाबू यही है। तो यहाँ पे देखिए 1 2, ये 2 3, कैसे x1 ये x2 ये x3, ये y2 से स्टार्ट हुआ है, तो y2 y3 y4 होता नहीं है, रिटर्न आओ y1। हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या करना है, ये 12 था इसको 21 बना दो, ये 23 दिख रहा है इसको 31 बना दो, ये 31 दिख रहा है इसको 13 बना दो, सेम चीज आ गई देखो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप फार्मूला ये भी याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। मैक्सिमम केस में जो लगता है, जो आपको एनसीईआरटी बुक में भी देखने को मिलते हैं या किसी भी बुक में देखने को मिलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो सूत्र ये मिलता है स्टूडेंट्स, देखने को यही मिलेगा, बट आप इसको भी याद रख सकते हो। मैं ये चीज क्यों बताया, इससे एक फायदा होता है भाई, 3 भुजा था क्षेत्रफल निकल गया, मान लो चतुर्भुज आ जाता तो क्या करते, कोई चतुर्भुज आ गया जिसके निर्देशांक आपको दे रहा है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, ये चतुर्भुज है तो 4 शीर्ष होंगे स्टूडेंट्स। अब देखो अगर मान लीजिए यही चतुर्भुज था, यही चतुर्भुज था, ये x1 y1 ये x2 y2 ये x3 y3 ये x4 y4 होता,
तो आप लगा देते सवाल किस सूत्र से, इस सूत्र से। करना क्या रहता, आप इसको मिला लेते, बोलते सर एक त्रिभुज ये बन गया तो पहले इसका निकाल लेते हैं, और फिर एक त्रिभुज ये निकला है इसका निकाल लेते हैं इस सूत्र की सहायता से, फिर दोनों को जोड़ देंगे, हमारा पूरा मिल जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, पूरा मिल जाएगा, आप सही कहे। बट मैं जो ये दूसरा फार्मूला बताया हूं इसकी सहायता से तुम्हें अलग अलग नहीं निकालना पड़ेगा, तुम एक साथ ही पूरे चतुर्भुज का निकाल सकते हो। कैसे, देखो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तो त्रिभुज का हो गया, चतुर्भुज अगर आ जाए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बाबू इसमें पैटर्न पकड़ना था, 1 2 3 2 3 1। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें चतुर्भुज है, 4 भुजाएं होंगी, तो 4 कॉलम बना लीजिए अपना, 1/2 लिखिए, आ जाइए आराम से। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए अब इसमें क्या है, एक्स वाई माइनस एक्स वाई लिख लीजिए पहले ब्रैकेट में, फिर एक्स वाई माइनस एक्स वाई लिख लीजिए दूसरे ब्रैकेट में, और बीच में क्या लगाते जाइए, प्लस प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई तीसरे ब्रैकेट में। अब 4 शीर्ष है इसमें तो 4 बार बनाइए एक्स वाई माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको भरना है स्टूडेंट्स, तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे भरेंगे। तो हाँ स्टूडेंट्स, आपने बहुत अच्छा सोचा। ये देखिए x1 x2 x3 x4 भर दिए स्टूडेंट्स। अब आपको y वाला भरना है, तो y हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, 2 इस ब्रैकेट वाले में पहले 3 इस ब्रैकेट वाले में 4 5 तो है नहीं, उल्टा घूमोगे कितना हो गए 1। अब क्या करना है, इसको उल्टा भर दीजिए, 1 2 था इसको 2 1 कर लीजिए, ये 2 3 था 3 1 कर लीजिए, 3 4 था 4 3 कर लीजिए, 4 1 है 1 4 कर लीजिए। तो ये आपका बन गया किसका, चतुर्भुज का। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह 5 भुजा हो तो आगे इसी तरह बना देंगे, एक टर्म x 5 तक चला जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट्स, इस प्रकार आपको अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ रहा है तो आप इस रूप को याद रख लें अच्छी तरीके से, चाहे इस रूप से लगाएं, बात दोनों से क्या होगी, सेम होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे हम लोग। अब इसी में एक चीज आता है संरेख होने का प्रतिबंध। क्या आता है स्टूडेंट्स, संरेख होने का प्रतिबंध। संरेख होने का प्रतिबंध, तो इससे पहले भी हमने जब दूरी सूत्र पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो वहां पर भी संरेख होने का प्रतिबंध पढ़ा था हमने। वहां पे क्या देखा था हमने, ए बी सी अगर एक रेखा पे होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, संरेख बोलते हैं स्टूडेंट्स। और वहां पे हमने कंडीशन पढ़ी थी कि यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी आए तो हम बोलते थे बिंदु क्या है, संरेख है। ये कब करते थे, जब डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था हमने। बट यहाँ पे क्या पढ़ा है, त्रिभुज पढ़ा है, तो त्रिभुज की सूत्र जो पढ़े हो उससे भी आप संरेख का प्रतिबिंब बना सकते हो। बट क्या होना चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाना चाहिए। भाई किसी त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालें और 0 आ जाए, तो 0 तभी आ सकता है जब तीनों बिंदु क्या होंगे, एक ही रेखा पे होंगे। क्योंकि अगर जरा से भी एक रेखा से भटकेंगे तो इनका क्षेत्रफल 0 तो आएगा नहीं। समझ में आई बात, तो क्षेत्रफल क्या हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स, 0। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या बनेगा, संरेख होने का प्रतिबंध, यदि बिंदु क्या हो, x1 y1 a x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3। यदि आपके पास ये 3 बिंदु हैं तो ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेख कहलाएंगे। कब कहलाएंगे, जब x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0।
यानी जो क्षेत्रफल निकाल रहे हो अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हमारा जो संरेख जो बिंदु होगा वो क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। तो संरेख होने का प्रतिबंध याद रखें, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसे याद क्या रखना है, वही त्रिभुज का क्षेत्रफल स्टूडेंट्स। बस त्रिभुज में क्या होता था, आगे 1/2 लग जाता था, इसमें 1/2 यही इंटू के उधर जाता है तो 0 हो जाता है। तो संरेख होने का प्रतिबंध क्या होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो जो भी आर्टिकल्स थी हमारी उसको हमने चर्चा कर ली है, संरेख होने का प्रतिबंध भी हो गया। अब हम देखेंगे कि जो हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा और ये जो संरेख होने का प्रतिबंध पढ़ा, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन पे आधारित एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे, जैसे पिछली बार हम लोग किए थे। हर फार्मूले पे पहले हम लोग एग्जाम्पल लगाते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में इन पर आधारित एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे और फिर एक्सरसाइज पे आएंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद।